गुड डे एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कैसे ब्रिटेन ने इंडिया में अपनी पावर को कॉन्सोलिडेट करने की कोशिश करी। ध्यान रखिएगा उसमें कुछ इंटरनल फैक्टर भी थे, लाइक सबसे पहले जो इंडिया में मुगल एम्पायर था उसका डिक्लाइन होना, मराठास जब राइज हुए उसका बाद उसके भी डिक्लाइन होना। और आज हम देखेंगे कि ब्रिटेन ने कैसे अपनी पावर को कॉन्सोलिडेट किया, कौन कौन से यहाँ पे वॉर लड़े। क्लियर। सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल की। आप सभी को ध्यान होगा 1722 में मुर्शिद कुली खान ने, जो कि दीवान ऑफ बंगाल थे, उन्होंने बंगाल को इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित किया था और किससे अलग हुए थे? मुगल एम्पायर से, और अपनी एक नई कैपिटल बनाई थी जिसका नाम है मुर्शिदाबाद। बंगाल की अगर बात की जाए तो बंगाल ध्यान रखिएगा सबसे रिच प्रोविंस थी इंडिया की, और जो ब्रिटेन यहां से इंपोर्ट करती थी सामान, क्लियर, वो 60% कहां से करती थी? बंगाल से करती थी। क्लियर। यहां से जो भी एक्सपोर्ट जाएगा, जो भी यहां से सामान कहाँ जाएगा? ब्रिटेन जाएगा, 60% सिर्फ बंगाल से जाता था। तो आप सोचिए बंगाल कितनी रिच प्रोविंस रही होगी। क्लियर। बंगाल मैंने आपको बताया 1722 में अलग की थी। किसने? मुर्शिद कुली खान ने। और एक नई कैपिटल बनाई थी मुर्शिदाबाद। क्लियर। चलिए आज आगे हम कंटिन्यू करेंगे। बंगाल की अगर बात करूं तो ध्यान रखिएगा बंगाल के क्या होते थे? नवाब होते थे। 1740 में आपके जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही बताऊंगा मैं। क्लियर। मुर्शिद कुली खान के बाद जो इंपॉर्टेंट नवाब आते हैं उनका नाम था अली वर्दी खान। अली वर्दी खान 1740 में नवाब बनते हैं बंगाल के। अली वर्दी खान ध्यान रखिएगा 1740 से लेके 1756 तक नवाब होते हैं बंगाल की। इनकी 3 बेटियां होती हैं। क्लियर। जो सबसे छोटी बेटी है उनका बेटा, जिनका नाम होता है सिराज उद दौला, वो अपनी सबसे छोटी बेटी के बेटे को, इट मींस वो क्या है? ग्रैंडसन है। अली वर्दी खान अपने ग्रैंडसन को, जो कि सिराज उद दौला होते हैं, उनको अगला नवाब बनाते हैं। कहाँ का? बंगाल का। क्लियर। और देखिए हुआ क्या। तो 1756 में नवाब बने जिनका नाम था सिराज उद दौला। तो आपको ऑर्डर याद रखना है, मुर्शिद कुली खान, उसके बाद इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर अली वर्दी खान, और जो अगले आए आपके उनका नाम था सिराज उद दौला। और सिराज उद दौला कौन थे आपके? सिराज उद दौला आपके थे 1756-57, एक साल करीब भी नहीं रहता ये। कौन थे ये? नवाब ऑफ बंगाल, जिनका नाम था सिराज उद दौला। बहुत गर्म जोश वाला खून सिराज उद दौला। देखिए क्या किया इन्होंने। अगर सिराज उद दौला की बात करूं, मैंने आपको बताया था एक फैक्ट्री की हम बात करेंगे, चैप्टर नंबर 1 में बताया था मैंने आपको। किसकी बात करेंगे? एक फैक्ट्री की बात करेंगे। बंगाल में जो ब्रिटेन की फैक्ट्री थी उसका नाम क्या था? फोर्ट विलियम। और मैंने आपको बताया था वापस हम फोर्ट विलियम में आएंगे। फोर्ट विलियम काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्री है बंगाल में, जो कि किसकी थी? जो कि थी ब्रिटिशर्स की। क्लियर। इससे क्वेश्चन आता है। यस, ब्रिटेन की फैक्ट्री का नाम था फोर्ट विलियम। प्रीवियस ईयर में काफी बार आया है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में काफी बार आया है कि मद्रास में कौन सी फैक्ट्री थी? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज, मैंने आपको बता चुका है चैप्टर नंबर 1 में। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप चैप्टर नंबर 1 देख के आइए यहाँ पे। क्लियर। चलिए फोर्ट विलियम की बात करते हैं। तो फोर्ट विलियम बंगाल की एक फैक्ट्री थी। क्लियर। बंगाल में फैक्ट्री थी जो कि किसकी थी? ब्रिटेन की। और एक फैक्ट्री और होती थी फ्रांस की, जिसका नाम था चंदननगर। चंदननगर में एक फैक्ट्री थी, चंदननगर। ये भी कहाँ पे है? बंगाल में। और आपको मैंने बताया था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच क्या थी? लड़ाई। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच चल रही थी लड़ाई। हुआ क्या? ब्रिटेन में जो फोर्ट विलियम थी, फोर्ट विलियम ने अपने आप को फोर्टिफिकेशन स्टार्ट किया। फोर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है? फोर्टिफिकेशन मतलब होता है किलाबंदी करना। फोर्टिफिकेशन स्टार्ट किया। किसने स्टार्ट किया? इस फोर्ट विलियम ने। तो जो पहला रीजन था वो था फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम। फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम। देखिए दूसरा इन्होंने और क्या किया? फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम। सेकंड, इन्होंने हैवी गन्स रखना स्टार्ट कर दिया, कैनन्स रखना स्टार्ट कर दिया इस फोर्ट विलियम में। ठीक है, गन्स रखना और कैनन्स रखना स्टार्ट कर दिया। किसने? इस फोर्ट विलियम ने। देखिए सिराजुद्दौला ने क्या बोला? सिराजुद्दौला ने मना किया कि आप फोर्टिफिकेशन नहीं करा सकते, आप बंगाल की टेरिटरी के अंदर हैं। देखिए कोई भी राज्य है, मान लीजिए अगर मैं हूं, मेरा कोई राज्य है, मैं उसको अनुमति नहीं दूंगा कि आप गन रखिए अपने पास। आप क्या करिए? किलाबंदी कीजिए, क्योंकि कल के दिन मेरे लिए ही हानिकारक हो सकती है। क्लियर। थर्ड देखते हैं, कुछ रीजंस थे कि ये लड़ाई क्यों हुई।
क्लियर, कुछ रीजंस थे कि जो फर्स्ट लड़ाई हुई जिसका नाम था बैटल ऑफ प्लासी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है ये, 1757 बैटल ऑफ प्लासी। और आप यहाँ से देखेंगे कि कैसे ब्रिटेन ने अपना रूल स्टार्ट किया इंडिया में। क्लियर, तो हुआ क्या, पहला रीजन फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम, किलाबंदी स्टार्ट कर दी फोर्ट विलियम की। दूसरा रीजन गन्स रखना, हैवी कैनन्स रखना स्टार्ट कर दिया इस फोर्ट विलियम में। क्लियर, तीसरा रीजन ध्यान रखिएगा, अलीवर्दी खान की जो सबसे बड़ी बेटी थी, मैंने आपको बताया था अलीवर्दी खान की 3 बेटियां थी, उनकी जो सबसे छोटी बेटी थी उनका बेटा था सिराजुद्दौला। क्लियर, तो उनका कौन होगा, ग्रैंडसन होगा। जो सबसे बड़ी बेटी थी उनका नाम था घसीटी बेगम। घसीटी बेगम, घसीटी बेगम बोलती थी कि नवाब मुझे बनना है, मैं सबसे बड़ी हूं और कोई भाई भी नहीं है, तो नवाब मुझे बनना है। तो घसीटी बेगम के क्लेम को सपोर्ट कौन करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी। घसीटी बेगम की क्लेम को सपोर्ट करता है ईस्ट इंडिया कंपनी की इनको नवाब बनना चाहिए। क्लियर, आपने देखा होगा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, लड़ो और फूट डालो और रूल करो। फोर्थ रीजन देखते हैं, ध्यान रखिएगा, इस बंगाल में इस टाइम पीरियड पे जो रेवेन्यू ऑफिसर था उनका नाम था कृष्ण वल्लभ। कृष्ण वल्लभ, इन कृष्ण वल्लभ कौन थे, ये कृष्ण वल्लभ रेवेन्यू ऑफिसर थे। कृष्ण वल्लभ आपके थे रेवेन्यू ऑफिसर। हुआ क्या देखिए, कृष्ण वल्लभ जो थे वो रेवेन्यू ऑफिसर थे और इन पे आरोप लगे थे करप्शन के। क्लियर, करप्शन के आरोप लगने के बाद इनको सिराजुद्दौला निकाल देते हैं। क्लियर, और शरण कौन देता है, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, जिन पे आरोप लगे हैं करप्शन के और जिनको सिराजुद्दौला ने निकाल दिया अपने राज्य से, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने शरण दी। क्लियर, ये कुछ फैक्टर्स थे जिसके बाद सिराजुद्दौला काफी नाराज हो गए। और इसके बाद एक लास्ट फैक्टर आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था फरमान, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि फरमान क्या होता है। क्लियर, दस्तक क्या होती है, मैंने आपको बताया था फरमान किसने दिया था, फर्रुख शाह ने, और जिसमें बताया गया था कि आपको ड्यूटी फ्री ट्रेड मिलेगा, ड्यूटी फ्री ट्रेड का राइट मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, ये जो ड्यूटी फ्री ट्रेड का राइट है ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए था। बट हुआ क्या, कंपनी के जो एम्प्लॉयज है वो भी इसको यूज करने लगे और कोई भी टैक्स नहीं देने लगा इंडिया में। ठीक है, तो बेसिकली ब्रिटेन वाले यहाँ के टैक्स देने ही नहीं लगे, पर ये सिर्फ जो राइट दिया था सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। तो इन्होंने क्या किया, जो फरमान जारी हुआ था इसका मिसयूज किया, इसका मिसयूज किया। क्लियर, मिसयूज करने की वजह से सिराजुद्दौला काफी नाराज हो गए। देखिए हुआ क्या, सिराजुद्दौला जाते हैं फोर्ट विलियम। एक इंडियन टेक्स्ट में काफी कम मेंशन है, ब्रिटिश टेक्स्ट में चीज मेंशन है ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है, फोर्टिफिकेशन देखिए जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। फोर्टिफिकेशन क्या, फोर्ट विलियम का हैवी गन्स रखी, कैनन्स रखी, घसीटी बेगम के क्लेम को सपोर्ट किया कि इनको अगला नवाब बनना चाहिए। कृष्ण वल्लभ जो कि एक रेवेन्यू ऑफिसर थे और इन पे आरोप लगे थे किस चीज के, करप्शन के, ईस्ट इंडिया कंपनी इनको भी सपोर्ट करते हैं, इनको अपनी शरण में लेती है और साथ में फरमान का मिसयूज करती है। तो अगर एग्जाम में आपके आए तो ये मेन रीजंस थे किसके, यस ये मेन रीजन थे आपके बैटल ऑफ प्लासी के। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हुआ क्या, ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या थी और इसके बारे में आज हम जानेंगे। ब्लैक होल ट्रेजेडी सिराजुद्दौला से एसोसिएट करती है, पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए, सिराजुद्दौला से एसोसिएट करती है ब्लैक होल ट्रेजेडी। हुआ क्या, सिराजुद्दौला एक बहुत गर्म खून थे, ठीक है, काफी छोटी उम्र में नवाब बन गए थे, नवाब ऑफ बंगाल। वो क्या गए, वो फोर्ट विलियम गए और जितने भी वहां पे इंग्लिश थे उन सबको एक बंद कमरे में बंद कर दिया। क्लियर, बस ध्यान रखिएगा, आउट ऑफ 146 123 ब्रिटिशर्स सफोकेशन से मर जाते हैं। ठीक है, इसको बोला गया ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी एसोसिएट करती थी सिराजुद्दौला से। इन्होंने क्या किया, 146 ब्रिटिशर्स को एक साथ बंद कर दिया एक छोटे से कमरे में और आउट ऑफ 146 123 लोग मर गए ड्यू टू सफोकेशन। तो देखिए कितनी खतरनाक ट्रेजेडी रही होगी ये। क्लियर, चलिए हुआ क्या, तुरंत ब्रिटिशर्स ने वहां से इंग्लैंड से आदेश दिया, किसको आदेश दिया, रॉबर्ट क्लाइव को, कि आप जाइए और फोर्ट विलियम रिकवर कराइए। रॉबर्ट क्लाइव मार्च करते हैं साउथ से बंगाल की तरफ और ध्यान रखिएगा यहाँ आके जितने वो बचे हुए हैं 22-23 ब्रिटिशर्स उनको बचाते हैं। ठीक है, सोचिए 126 123, ठीक है, 123 लोग तो मर गए हैं, सोचिए कितना दर्दनाक हादसा रहा होगा ये। क्लियर, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक सीक्रेट अलायंस बनाते हैं। कौन बनाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन, रॉबर्ट क्लाइव।
रॉबर्ट क्लाइव टुवर्ड्स साउथ मार्च करते हैं बंगाल की तरफ और एक सीक्रेट अलायंस बनाते हैं। किस किस के साथ? मीर जाफर। ध्यान रखिएगा, मीर जाफर जो थे वो थे कमांडर इंचार्ज, ठीक है, कमांडर इन चीफ थे, कमांडर इन चीफ, या फिर बोला जाए ये मिलिट्री ऑफिसर थे इस टाइम पीरियड पे बंगाल के। क्लियर? तो मीर जाफर बोलते हैं कि भाई अगला नवाब मुझे बनना चाहिए, इसलिए क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसके बाद देखिए मीर जाफर के बाद आपके आएंगे ओमी चंद। ओमी चंद जो थे वो मिडलमैन थे। उसके बाद आपके आएंगे जगत सेठ। जगत सेठ, जगत सेठ जो थे वो थे बैंकर, ठीक है। आपको ये भी ध्यान होने चाहिए कि किस किसने सपोर्ट किया था, क्योंकि ये बैटल ऑफ प्लासी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी बैटल ऑफ प्लासी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ प्लासी? क्योंकि यहीं से ब्रिटिश एम्पायर की फाउंडेशन रखी गई इंडिया में, ठीक है, यहीं से ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में स्टार्ट हुआ। तो किस किसने साथ दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी का मीर जाफर जो कि कमांडर इन चीफ थे, आपके ओमी चंद थे आपके मिडलमैन, आपके जगत सेठ जो आपके थे बैंकर, और एक नाम आपको और याद रखना है जो आपको था, यस, मानिक चंद जो थे वो ऑफिसर इंचार्ज थे इस फोर्ट विलियम के। ध्यान रखिएगा, जब मैंने आपको बताया 146 में से 123 लोग मर जाते हैं ब्रिटिशर्स, जब सिराजुद्दौला यहाँ पे इनको कैद करके आता है तो वो मानिक चंद को यहाँ का ऑफिस इंचार्ज, फोर्ट विलियम का इंचार्ज अपॉइंट करके आता है। तो ये कौन थे? इस फोर्ट विलियम के इंचार्ज थे, फोर्ट विलियम के इंचार्ज थे कौन? मानिक चंद। तो ये लोग जो थे, ये देखिए इस सारे के सारे है कौन? मीर जाफर कमांडर इन चीफ ऑफ बंगाल, ओमी चंद, जगत सेठ और मानिक चंद, ये सारे हैं बंगाल के। बट किसका साथ दिया इन्होंने साथ दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का। क्लियर? और जो फेमस बैटल ऑफ प्लासी है, ठीक है, पहली लड़ाई इंडिया में 1757, इसमें होता क्या है, एक तरफ थी ब्रिटिशर्स की आर्मी और दूसरी तरफ थे आपकी कौन? सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला के पीछे बहुत बड़ी आर्मी थी, हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, बट अपने ही लोगों ने धोखा दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि किस किसने बिट्रे किया किसको? सिराजुद्दौला को। तो सबसे बड़ा नाम मीर जाफर, ठीक है, उम्मीद चंद, जगत सेठ और मानिक चंद। जैसे ही लड़ाई स्टार्ट हुई, देखिए लड़ाई होती भी नहीं एक्चुअल में, इंडिया बिना लड़ाई किए इंडिया को हार गई, ठीक है। 1757 हुआ क्या, जब लड़ाई के युद्ध में पहुंचे, मैदान में पहुंचे, तो मीर जाफर ने क्या किया? मीर जाफर ने पीछे से मार दिया सिराजुद्दौला को, और जैसे ही सिराजुद्दौला मर गए, ठीक है, सोचिए बैटल ग्राउंड में सिराजुद्दौला मर गए बिना लड़े, इसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन आता है आपका कि कौन सी ऐसी लड़ाई थी जिससे ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में स्टार्ट हुआ? तो आपका आंसर होगा 1757। तभी आपने सुना होगा कि 200 साल तक राज किया इंडिया में ब्रिटिशर्स ने, ऐसा बोला जाता है। अगर आप देखेंगे 1757 से लेके 1947 तक कितने साल हो रहे हैं? 190 ईयर्स हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 190 ईयर्स। और हम लोग 10 साल बढ़ा के बोलते हैं। कितने ईयर्स हो रहे हैं? 190 ईयर्स। और हम लोग क्या कितने बोलते हैं कि 200 साल राज किया? हम 10 साल और बढ़ा के बोलते हैं। क्लियर? पर एक्चुअल में कितने साल राज किया? 190 ईयर्स। और आपने देखा कि कैसे ब्रिटेन ने बिना इंडिया में लड़ाई करे ब्रिटिश एम्पायर स्टार्ट कर लिया। तो देखिए लड़ाई नहीं करी उन्होंने इंडिया में भी। क्लियर? अपने ही लोगों ने धोखा दिया। और अगले नवाब बनते हैं मीर जाफर। देखिए आगे क्या हुआ। चलिए, मीर जाफर आपके बने अगले नवाब। मीर जाफर थे कौन? कमांडर इन चीफ। ये सारे नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ये सारे वो नाम है जिन्होंने की बिट्रे किया था सिराजुद्दौला को। यस, अब देखेंगे आप यहां पे बैटल ऑफ प्लासी। आई होप आप सभी को बैटल ऑफ प्लासी समझ में आ गई होगी। आज तक आपको सिर्फ ये पता था कि बैटल ऑफ प्लासी 1757 ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड बंगाल, और ये पूरा बैकग्राउंड आज आपको शायद पता चला हो। क्लियर? चलिए, अब हुआ क्या, अगले जो नवाब बनते हैं 1757 में, वो बनते हैं कौन? मीर जाफर। 1757 से लेकर 1760 तक मीर जाफर। ध्यान रखिएगा, मीर जाफर काफी परेशान हो जाते हैं ब्रिटिशर्स से। क्यों परेशान हो जाते हैं? क्योंकि ब्रिटिशर्स कंटिन्यूसली इनके काम में दखलंदाजी करते हैं। अब मीर जाफर मना कर देते हैं ब्रिटिशर्स को किसी चीज के लिए, और ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, मीर जाफर को हटा के अगला नवाब बनाते हैं मीर कासिम को। तो 1760 में आपके अगले नवाब बने मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम की अगर बात की जाए तो मीर कासिम सबसे एबलेस्ट नवाब थे बंगाल के। इन्होंने क्या किया, मीर कासिम जो थे वो इनके सन इन लॉ थे। मीर कासिम मीर जाफर के क्या थे? सन इन लॉ, दामाद थे।
ठीक है, तो मीर कासिम ने काफ़ी रुपए खिलाए ब्रिटिशर्स को और अगले नवाब बन जाते हैं। क्लियर। ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हम मीर कासिम को पकड़ के रखेंगे, ठीक है, जैसा मीर कासिम को बोलेंगे वैसा ही वो करेंगे, पर मीर कासिम ने ऐसा नहीं किया। मीर कासिम ने सबसे पहले तो ये किया कि अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया। 1761 में ये कैपिटल शिफ्ट करते हैं अपनी। आपको पता होगा कैपिटल कहाँ थी? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद सबसे पहले अपनी कैपिटल शिफ्ट करते हैं और कहाँ करते हैं? मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर कैपिटल शिफ्ट करते हैं 1761 में। और किसने करी? मीर कासिम ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो मीर कासिम अपनी कैपिटल शिफ्ट करते हैं फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर इन द ईयर ऑफ 1761। और क्यों करते हैं ऐसा? ही है, ध्यान रखिएगा, बंगाल में जो फोर्ट विलियम थी, फोर्ट विलियम और मुर्शिदाबाद पास में थे, उन्होंने अपनी कैपिटल इसलिए शिफ्ट करी। और जो मुंगेर है वो आपकी बिहार में है। इन्होंने अपनी कैपिटल इसलिए शिफ्ट करी कि मैं ब्रिटिशर से थोड़ा दूर चले जाऊं, ब्रिटिशर से मैं थोड़ा दूर चले जाऊं, बट इनके बीच तनाव कम नहीं होता। और आगे जाके जो मीर कासिम होते हैं यहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है। और कहाँ जाते हैं? दिल्ली। दिल्ली में कौन है? ध्यान रखिएगा, दिल्ली में अभी भी मुगल एम्पायर है। चाहे मुगल एम्पायर 1739 में बैटल ऑफ करनाल हार चुकी थी, बट वीक है, पर अभी भी है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्लियर। इस टाइम पीरियड पे जो वहां पे नवाब होते हैं वो थे शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड उस टाइम पीरियड पे नवाब ऑफ 17, अगला साल आता है जो इंपॉर्टेंट 1764। अभी मैंने आपको बताया मीर कासिम। मीर कासिम कहाँ चले गए? मीर कासिम चले गए दिल्ली। दिल्ली में किससे मिले वो? मुगल एम्परर से। और मुगल एम्परर कौन होते हैं? शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड, ठीक है। ये कौन है? दिल्ली के मुगल एम्परर, ठीक है, राजा है ये अभी भी। साथ में कौन थे इनके? मैंने आपको अभी बताया, मीर कासिम। और मीर कासिम कहाँ के हैं? बंगाल के नवाब, नवाब ऑफ बंगाल। और साथ में ही अपने साथ लेते हैं किसको? एक और इंसान को जिनका नाम था सुजा-उद-दौला, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। इससे पहले थे सिराज-उद-दौला, ये है सुजा-उद-दौला। सुजा-उद-दौला, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। कहीं पे राइटिंग समझ में नहीं आई अगर आपको, तो नोट्स आपको रेफर करने हैं साथ में, ध्यान रखिएगा। मैं पढ़ाता अच्छा हूँ, राइटिंग ऐसी है। क्लियर। तो सुजा-उद-दौला, सुजा-उद-दौला जो नवाब होते हैं वो काके होते हैं? अवध के। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, बंगाल, दिल्ली और साथ में अवध, ये तीनों मिलकर हमला कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी पे। ये तीनों मिलकर हमला कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी पे और लड़ाई होती है। और बहुत ही फेमस लड़ाई है ये। और इस लड़ाई का नाम क्या होगा? बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर एक जगह है बिहार में, यहाँ पे लड़ाई होती है। तो क्वेश्चन आता है, बैटल ऑफ बक्सर कब हुई? 1764। किस किस के बीच हुई? बंगाल, दिल्ली और अवध एक साइड थे और दूसरी तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी। इस वॉर में क्या हुआ? इस वॉर में ईस्ट इंडिया कंपनी इन तीनों को हरा देती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड। ईस्ट इंडिया कंपनी किसको डिफीटेड? ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड मीर कासिम, शाह आलम सेकंड एंड सुजा-उद-दौला, तीनों कंबाइंड आर्मी को हरा देती है। और इस वॉर का सिग्निफिकेंस क्या है? इस वॉर का सिग्निफिकेंस ये है कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल प्रॉपर्ली स्टार्ट हो जाता है। फाउंडेशन रखी गई थी 1757 में, पर यहाँ पे हमारी जो सेंटर पावर थी दिल्ली, सेंटर पावर हार चुकी है। क्लियर। सेंटर पावर हार गई तो सोचिए मुगल एम्पायर पूरा डिक्लाइन हो गया। क्लियर। मराठा हार गए थे 1761 में, 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन तीनों को हरा दिया। और इसके बाद क्या स्टार्ट हुआ? मुगल एम्पायर डाउन होने के बाद स्टार्ट हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल। क्लियर। तो 1764 में प्रॉपर रूल स्टार्ट हो जाता है ब्रिटेन का। और इनके बीच एक ट्रीटी होती है जिनका नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन आता है कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब साइन हुआ? तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होता है ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच? मुगल एम्पायर के बीच। और कब हुआ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद? कब हुआ आपका? आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। आई होप आप सभी को यहां तक क्लियर हो। इलाहाबाद का आज नेम क्या है? प्रयागराज। क्लियर। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ आपका बैटल ऑफ बक्सर के बाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये चीज पता होनी चाहिए। क्लियर। चलिए, अगर आपको इतना समझ में आया है तो काफी अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में कुछ पॉइंट्स है, जैसे आप देखेंगे डुअल गवर्नमेंट। आपको मैं बताता हूं डुअल गवर्नमेंट क्या होती है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेवेन्यू राइट ले लिया। रेवेन्यू राइट मतलब टैक्स कलेक्ट करने का राइट।
किससे लिया? मुगल एम्पायर से। देखिए अभी तक टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? जिसके पास, ध्यान रखिएगा, मनी कंट्रोल है ना, वो रूल करेगा। मनी कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके पास पैसा है वही रूल कर रहा है। आप खुद सोचिए। तो इस टाइम पीरियड पे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद ये फैसला लिया गया कि अब से जो रेवेन्यू है, टैक्स है, वो कलेक्ट करेगा ब्रिटेन। कहां पे? बंगाल के अंदर। क्लियर? चलिए देखते हैं क्या था ये फैसला। चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डुअल गवर्नमेंट। यही फैसला था वो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद स्टार्ट हुई डुअल गवर्नमेंट। अरे डुअल गवर्नमेंट क्या थी? जो डुअल गवर्नमेंट चली वो 7 साल करीब चलती है, 1765 से लेके 1772 तक। और इसके बाद पहला एक्ट आता है जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। आपको मैं पॉलिटी क्लासेस में पढ़ाऊंगा ये, तो आपको हिस्ट्री और पॉलिटी साथ में लेके चलनी है। क्लियर? 1765 से लेकर 1772 आपका क्या चला? डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट मतलब दो सरकार चल रही है। देखिए दो सरकार कैसे? दो सरकार ऐसे, एक सरकार तो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी कौन होंगे? बंगाल के नवाब होंगे। ऑब्वियस बात है ना। देखिए नवाब हार गए हैं पर अभी भी नवाब होंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज का। हुआ क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया रेवेन्यू राइट। ठीक है, दीवानी राइट, इसको आप दीवानी राइट बोल सकते हो। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो दीवानी राइट या फिर रेवेन्यू राइट। क्लियर? इसमें क्या हुआ? दीवानी राइट के अंडर इन्होंने बोला कि अब से जो टैक्स है वो हम कंट्रोल करेंगे, हम कलेक्ट करेंगे। देखिए अभी तक होता क्या था? अभी तक ब्रिटिशर्स यहाँ पे गोल्ड सिल्वर लेके आते थे, स्पाइसेस यहाँ से लेके जाते थे, पर अब उन्होंने अपने यहाँ से गोल्ड सिल्वर लाना बंद कर दिया। यहीं से टैक्स वसूला और यहीं से उन्होंने चीजें खरीदी। तो देखिए टैक्स, जो रेवेन्यू कलेक्शन का राइट है किसको मिल गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। टैक्स कलेक्शन का राइट और साथ में पुलिस का कंट्रोल, निजामत बोलते हैं इसको, पुलिस का जो राइट है सब कुछ मिल गया किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और नवाब को बोला गया कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आपकी है, पीस मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी है। सोचिए ना, इस भाई साहब के पास पैसा है और इनको पीस भी मेंटेन करके रखना है, तो इनकी तो कितनी हालत खराब हुई है। क्लियर? तो डुअल गवर्नमेंट मतलब सिंपल, दो लोगों का रूल, एक थे ईस्ट इंडिया कंपनी और एक थे नवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या वसूला? रेवेन्यू, दीवानी राइट मिल गया, पुलिस कंट्रोल हमारे अंडर है, और नवाब को बोला कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, आप पीस मेंटेन करेंगे। ठीक है, इट मींस रूल विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बहुत अच्छी चीज लिख सकते हो आप, रूल विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब खुद सोचिए ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां से टैक्स वसूले, और टैक्स वसूलने के बाद होना क्या चाहिए? मान लीजिए आज अगर गवर्नमेंट है, टैक्स कलेक्ट कर रही है, तो रोड बना रही है, प्रोजेक्ट्स ला रही है, काफी चीजें हैं। इस टाइम पीरियड पे इन्होंने क्या किए? रेवेन्यू कलेक्ट करे और बोला कि ऑर्डर, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो ये सब चीजें हैं, पीस मेंटेन है, ये नवाब ऑफ बंगाल करेंगे। आप जवाब उनसे मांगिए। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? नवाब की। इससे बेकार सिस्टम में कुछ हो नहीं सकता। इसको बोला गया डुअल गवर्नमेंट। क्लियर? आपको एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, डुअल गवर्नमेंट, डबल रूल, डबल गवर्नमेंट, ये चीजें अलग अलग हैं और आगे जाके आपको चीजों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो डुअल गवर्नमेंट मतलब दो लोगों का रूल, एक ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे नवाब। क्लियर? ये थी आपकी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और ये कब हुई आपकी? 1765 में हुई। इसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब 7 साल ये चला और 7 साल इंडिया में इतना करप्शन हुआ, क्या बताऊं, बहुत ज्यादा करप्शन हुआ। इसके बाद इसलिए 1773 में पहला एक्ट आता है जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग मतलब इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, या फिर बोला जाए इंडिया के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट ऐसा आया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। क्लियर? चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि और जो टेरिटरीज थी, जैसे मराठास हो गए, जैसे आपके अवध, जैसे आपके हैदराबाद हो गया, या फिर मैसूर हो गया, कैसे ब्रिटेन ने बाकी टेरिटरीज को ऑक्यूपाई किया, कैसे कैप्चर किया। क्लियर? बंगाल यहाँ पे बंगाल यहाँ पे ब्रिटेन ने कैप्चर कर लिया है, दिल्ली कैप्चर कर लिया है, साथ में अवध कैप्चर कर लिया है। चलिए आज क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।